स्वागत है। आज हम हाल के घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव बढ़ गया है उस पर। जी। हम कोशिश करेंगे कि समझें कि क्या हो रहा है, अमेरिका का इसमें क्या रोल है और दुनिया भर में इसके क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ संकट है और इसके असर वो क्षेत्रीय भी हो सकते हैं और वैश्विक भी। कोशिश रहेगी कि जो जानकारी है उसे आसान शब्दों में समझें। तो शुरुआत करते 13 जून से इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ, इसमें 100 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमला हुआ। तेहरान, इस्फहान, नतांज, ये सब परमाणु स्थल है ना? जी हाँ, ये प्रमुख परमाणु स्थल है और सिर्फ स्थल ही नहीं, IRGC ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कुद्स फोर्स के कई सीनियर कमांडर भी मारे गए इसमें। ओहो, तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। यकीनन उनके कमांड स्ट्रक्चर और क्षेत्रीय ऑपरेशंस पर इसका काफी असर पड़ा होगा। इजराइल ने ज्यादातर हवाई हमले और मोसाद के ड्रोन इस्तेमाल किए। और ईरान का जवाब वो भी फौरन आया होगा। बिल्कुल, बहुत तेजी से उन्होंने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी और ड्रोन्स वो तो 1000 से भी ज्यादा। किधर, किन शहरों पर? इजरायली शहर तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा। और इसमें दुर्भाग्य से इजराइल में कम से कम 24 आम नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। और वो अस्पताल वाली घटना 19 जून को बेरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर भी हमला हुआ था। हाँ, वो ईरानी मिसाइल हमला था। गनीमत रही कि कोई मौत नहीं हुई, पर दर्जनों लोग घायल जरूर हुए। ये दिखाता है कि नागरिक ठिकानों का खतरा कितना बढ़ गया है। और फिर मामला और बिगड़ गया 22 जून को। अमेरिका सीधे इसमें शामिल हो गया, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर। अमेरिका ने क्या किया? B-2 बॉम्बर्स, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें और निशाना ईरान के वही 3 मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फहान। अच्छा। और खास बात यह कि GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ये जमीन के नीचे गहरे बने बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन क्या इससे कोई रेडिएशन लीक वगैरह का खतरा हुआ? परमाणु ठिकानों पर हमला तो बहुत रिस्की है। हाँ, ये चिंता तो है, पर लेकिन IAEA, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई विकिरण रिसाव डिटेक्ट नहीं हुआ है। चलिए, ये कुछ राहत की बात है। राहत की बात तो है, पर अमेरिका के आने से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप ने और हमलों की चेतावनी दी है और ईरान कह रहा है कि इसके स्थायी परिणाम होंगे और वो जवाब देने का हक रखते हैं। अगर हम रणनीति की बात करें तो इजराइल की वो सीड रणनीति, मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने वाली, वो कामयाब रहे? हाँ, काफी हद तक। खबरों के मुताबिक करीब 70 ईरानी एयर डिफेंस बैटरीज को उन्होंने नष्ट कर दिया। इससे उनके हवाई हमलों के लिए रास्ता साफ हो गया। लेकिन ईरान के हमले रुके नहीं हैं। पर शायद उनकी मिसाइलों का स्टॉकअप कम हो रहा है। अब तक वो करीब 300 और मिसाइलें दाग चुके हैं। ड्रोन हमले भी जारी हैं। और नुकसान दोनों तरफ। इजराइल में, जैसा हमने कहा, करीब 24 मौतें और 1270 घायल। ईरान में आंकड़ा कहीं ज्यादा है, 430 से ज्यादा मौतें और हजारों घायल बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच ईरान के अंदर और आसपास के देशों में क्या चल रहा है? देखिए, ईरान के अंदर खबरें हैं कि सर्वोच्च नेता खामेनेई बंकर में हैं। उत्तराधिकार के नाम तय करने जैसी बातें भी चल रही हैं, आपातकालीन तैयारी। कुछ कम्युनिकेशन पर भी रोक है। और डिप्लोमेसी, बातचीत की कोई गुंजाइश? कोशिशें तो हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई, जिनेवा और मस्कट में बातचीत की योजना थी, पर वो फिलहाल रुकी हुई है। माहौल बहुत नाजुक है। दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं? ज्यादातर देश जैसे मिस्र, UAE, यूरोप, वो तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को निकाला है। जी हाँ, भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। 18 जून से अब तक करीब 110 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो अभी की स्थिति देखें तो अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है क्षेत्र में। हाँ, और इजराइल से अपने गैर जरूरी स्टाफ को भी वापस बुला रहा है। और ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी आ रही है। बिल्कुल, कि अमेरिकी हस्तक्षेप के गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। और जैसा हमने पहले कहा, दोनों तरफ से नागरिक ठिकानों या तक कि अस्पतालों पर हमले हुए, जिससे युद्ध अपराधों के आरोप लगने का खतरा बहुत बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये खतरनाक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। इजराइल का हमला, ईरान का बदला, फिर अमेरिका का कूद पड़ना और अब और तनाव बढ़ने की धमकियां। संक्षेप में कहें तो स्थिति बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। अमेरिका अब सीधे सैन्य रूप से शामिल है। इंसानी जानों का नुकसान बहुत हो चुका है। कूटनीति की कोशिशें हैं पर बहुत कमजोर, और एक बड़े पूरे क्षेत्र में फैलने वाले संघर्ष का खतरा वो बिल्कुल वास्तविक लग रहा है। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, परमाणु ठिकानों पर हमले हुए, अमेरिका सीधे शामिल है,
तो क्या इस संघर्ष की कोई ऐसी कड़ी भी हो सकती है जिसका असर मतलब इस क्षेत्र से कहीं दूर तक महसूस किया जाए, कोई अनसोची बात?